देश की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है। चार राज्य, चार अलग अलग कहानियां, लेकिन एक ही सवाल, कौन बनेगा सत्ता की कुर्सी पर। पश्चिम बंगाल जहां इस वक्त सत्ता की कमान संभाल रही है ममता बनर्जी, एक ऐसा चेहरा जिसने दशकों पुरानी सत्ता को गिराकर अपनी पहचान बनाई, लेकिन क्या इस बार भी वो अपना किला बचा पाएंगी या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। तमिलनाडु जहां मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक ऐसी राजनीति जहां विरासत, विचारधारा और क्षेत्रीय ताकतें हमेशा टकराती रही है, क्योंकि स्टालिन अपनी पकड़ बनाए रखेंगे या कोई नया समीकरण सब कुछ बदल देगा। केरल जहां मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार है, एक ऐसा राज्य जहां हर चुनाव विचारधारा की लड़ाई बन जाता है। यहाँ लेफ्ट और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती है, लेकिन इस बार सवाल ये है कि क्या परंपरा फिर दोहराई जाएगी या इतिहास बदलने वाला है। असम जहां मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार है, एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ विकास का नहीं बल्कि पहचान, सीमा और सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। क्या जनता फिर से भरोसा जताएगी या इस बार फैसला कुछ और होगा। इन सवालों के जवाब सीधे नहीं मिलते, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होती। जमीनी हकीकत कुछ और होती है, भीड़ कुछ और कहती है और ईवीएम का बटन कुछ और कहानी लिख देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार चुनाव सिर्फ राज्यों की सरकार तय नहीं करेगा, बल्कि ये तय करेगा कि देश की राजनीति आने वाले वर्षों में किस दिशा में जाएगी। तो आज हम आपको दिखाएंगे इन चार राज्यों की वो सच्चाई जो कैमरे के सामने नहीं आती, जो भाषणों में नहीं सुनाई देती, लेकिन वही असली फैसला करती है। सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक एक करके, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये सत्ता की सबसे बड़ी जंग है। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। चुनाव तो चार राज्य में हो रहे हैं, लेकिन देश की नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी है। आइए पहले आपको बंगाल का समीकरण समझाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटों पर जीत हासिल की, वही भाजपा ने मात्र 3 सीटों पर विजय हासिल की थी। वही कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की और वाम दलों ने 32 सीटों पर जीत हासिल की। आपको ले चलते हैं 2021 के विधानसभा चुनाव की ओर। तो तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटों पर जीत हासिल की, वही भाजपा ने 77 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। यह भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वही कांग्रेस और वाम दलों की सीटें शून्य रही। आप इस समीकरण से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में किन दलों के बीच टक्कर अभी चल रहा है। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल बना है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे निर्णायक दौर में खड़ी है। राज्य में एक बार फिर सत्ता की लड़ाई तेज हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने की जंग बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की राजनीति में जिस तेजी से बदलाव आया है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथ का गढ़ रहा है। लगभग 34 वर्षों तक लेफ्ट फ्रंट ने यहां शासन किया और राज्य की राजनीति पूरी तरह से अपना नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन साल 2011 में इतिहास बदल गया, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने परिवर्तन के नारे के साथ सत्ता हासिल की। यह सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं थी, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा चेहरा बदल गया। उसके बाद से तृणमूल कांग्रेस लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती गई और ममता बनर्जी राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन उभरी। हालांकि पिछले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी ने भी बंगाल की राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा की उपस्थिति लगभग नगण्य थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 18 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। यह परिणाम इस बात का संकेत था कि बंगाल की राजनीति अब बदल रही है और भाजपा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ चुकी है। आज की स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सिमट चुका है। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट की जो कभी राज्य की राजनीति के केंद्र में थी, अब पहले जैसी ताकत नहीं रखते। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव अभी भी मौजूद है और वे चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अगर मौजूदा राजनीतिक स्थिति की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में हैं और लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार बंगाल की अस्मिता और महिला वोट बैंक रहा है। उन्होंने ऐसे कई योजनाएं लागू की हैं जो सीधे जनता, खासकर महिलाओं तक पहुंचती हैं। लक्ष्मी भंडार योजना, कन्याश्री योजना और अन्य सामाजिक योजनाओं ने उन्हें एक मजबूत जन समर्थन प्रदान किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा परिवर्तन के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। पार्टी का आरोप है कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और विकास की गति धीमी हो गई है।
भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है और जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि वे राज्य में एक नई सरकार ला सकती है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार बनकर उभरा है। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा इन मुद्दों को लगातार उठा रही है और इसे जनता के बीच एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था का मुद्दा भी काफी चर्चा में है। भाजपा का आरोप है कि राज्य में राजनीतिक हिंसा और टकराव बढ़ रहा है। चुनाव के दौरान भी हिंसा की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, जो चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बना देती है। वही तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है भाजपा राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। अगर वोट बैंक की बात करें तो बंगाल में मुस्लिम वोटर लगभग 27 से 30% के बीच हैं, जो तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार माने जाते हैं। इसके अलावा महिला वोटर भी बड़ी संख्या में ममता बनर्जी के पक्ष में देखे जाते हैं। दूसरी तरफ भाजपा हिंदू वोटरों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रही है। खासकर उत्तर बंगाल और सीमावर्ती इलाकों में भाजपा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। मतुआ समुदाय और आदिवासी वोट भी भाजपा के लिए अहम माने जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में भी अभी भी तृणमूल कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। पंचायत स्तर पर संगठन और स्थानीय नेताओं के नेटवर्क उन्हें बढ़त दिलाता है। वहीं शहरी क्षेत्रों और युवा वोटरों के बीच भाजपा का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है स्थानीय बनाम बाहरी। ममता बनर्जी लगातार भाजपा को बाहरी पार्टी बताकर बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठाती रही है। यह रणनीति पहले भी उनके लिए कारगर साबित हुई है और इस बार भी वह इसी मुद्दे को मजबूती से उठा रही है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासकर युवाओं में बेरोजगारी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि 77 सीटों पर भाजपा सिमट गई थी। हालांकि वोट प्रतिशत के मामले में भाजपा ने लगभग 38% वोट अपने ओर हासिल किए, जो यह दिखाता है कि पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा अपनी पिछली हार से उबरकर इस बार सत्ता तक पहुंच पाएगी या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर अपने मजबूत संगठन, योजनाओं और जन समर्थन के दम पर सत्ता बरकरार रखेंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुकाबला इस बार भी कड़ा रहेगा। तृणमूल कांग्रेस को अभी भी थोड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन भाजपा जिस तरीके से अपनी रणनीति और वोट प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उससे चुनाव बेहद रोमांचक हो सकता है। अंत में पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव बन चुका है। यहाँ की हर सीट, हर वोट और हर मुद्दा आने वाले समय की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यही कारण है कि इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है और इसका परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाला भी हो सकता है। अब आपको ले चलते हैं असम विधानसभा चुनाव की ओर। असम की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। राज्य में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और सत्ता की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। इस वक्त असम की कमान मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के हाथों में है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की है। असम का चुनाव हमेशा बाकी राज्यों से अलग होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ विकास या स्थानीय मुद्दे नहीं बल्कि पहचान, सीमा और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे भी चुनाव की दिशा तय करते हैं। यही कारण है कि असम का हर चुनाव राष्ट्रीय राजनीति से भी गहराई से जुड़ा होता है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो भाजपा ने असम में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। 2016 में पहली बार भाजपा ने यहां सरकार बनाई और उसके बाद 2021 में फिर से जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि पार्टी अब इस राज्य में स्थायी ताकत बन चुकी है। हेमंत विश्व शर्मा को एक मजबूत और आक्रामक नेता के रूप में देखा जाता है, जो अपने फैसलों और बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। भाजपा इस बार भी विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और कानून व्यवस्था में सुधार को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। इसके साथ ही अवैध घुसपैठ और एनआरसी जैसे मुद्दे भी भाजपा के चुनावी एजेंडों का अहम हिस्सा बने हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भाजपा को चुनौती देने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई का असर जनता पर साफ दिखाई दे रहा है और सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। असम में वोट बैंक की राजनीति भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
यहाँ आदिवासी समुदाय, चाय बगान मजदूर, मुस्लिम वोटर और असमीय पहचान से जुड़े मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। भाजपा जहां हिंदू वोटों को एकजुट करने और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दों को उठाने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं कांग्रेस सामाजिक संतुलन और आर्थिक मुद्दों को सामने रखकर जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो शहरी इलाकों में भाजपा का प्रभाव मजबूत दिखाई देता है, खासकर उन जगहों पर जहां विकास के काम साफ नजर आते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर लोग सरकार के काम से संतुष्ट हैं, तो कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर नाराजगी भी सामने आ रही है। एक और बड़ा फैक्टर है कि पहचान की राजनीति। असम में यह मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। एनआरसी, सीएए और घुसपैठ जैसे विषयों पर जनता के बीच अलग अलग राय है और यही चीज चुनाव को और जटिल बना देती है। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो भाजपा गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष भी अब पहले से ज्यादा संगठित नजर आ रहा है। अंत में असम का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का सवाल नहीं है, बल्कि यह राज्य की पहचान, सुरक्षा और विकास की दिशा तय करने वाला चुनाव है। जनता के सामने विकल्प साफ है, लेकिन फैसला आसान नहीं है। यही कारण है कि असम की हर सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और अंतिम परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाला भी हो सकता है। अब आपको ले चलते हैं केरल विधानसभा चुनाव की ओर। केरल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे अलग और वैचारिक राजनीति मानी जाती है। यहाँ चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं होता, बल्कि यह विचारधाराओं की सीधी टक्कर बन जाता है। इस समय राज्य की कमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के हाथों में है, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ का नेतृत्व कर रहे हैं। केरल की सबसे खास बात रही है कि यहाँ वर्षों से एक परंपरा चली आ रही थी, हर चुनाव में सत्ता बदलती थी। कभी एलडीएफ तो कभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ की सरकार बनती थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में इस परंपरा को तोड़ते हुए पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, जो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी एलडीएफ अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगा या फिर कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ वापसी करेगा। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो पिनराई विजयन सरकार अपने कामकाज को लेकर काफी आत्मविश्वास में नजर आती है। सरकार का दावा है कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बड़े सुधार किए। खासकर कोविड-19 के दौरान केरल मॉडल की काफी चर्चा हुई थी, जिसने सरकार की छवि को मजबूत किया। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला कर रही है। सेना तस्करी मामला, भ्रष्टाचार के आरोप और प्रशासनिक फैसलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार पारदर्शिता में फेल रही है और जनता अब बदलाव चाहती है। केरल में भाजपा भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वह तीसरी ताकत के रूप में ही देखी जाती है। भाजपा धार्मिक और राष्ट्रवाद के मुद्दों को उठाकर अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य की राजनीति अभी भी मुख्य रूप से एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही सिमटी हुई है। अगर वोट बैंक की बात करें तो केरल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय का संतुलन चुनावी परिणाम को काफी प्रभावित करता है। एलडीएफ परंपरागत रूप से वामपंथी विचारधारा और मजबूत वर्ग के बीच मजबूत है, जबकि यूडीएफ को अल्पसंख्यक समुदाय का अच्छा समर्थन मिलता रहा है। ग्राउंड स्तर पर देखें तो जनता के बीच मिला जुला माहौल नजर आता है। कुछ लोग अब सरकार के काम से संतुष्ट हैं, तो कुछ खासकर सामाजिक योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर। वहीं दूसरी ओर महंगाई, बेरोजगारी और कुछ विवादों को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। केरल का चुनाव हमेशा शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह बहुत गहरा और राजनीतिक होता है। यहाँ वोटर काफी जागरूक होते हैं और भावनाओं से ज्यादा मुद्दों पर कामकाज के आधार पर फैसला लेते हैं। अंत में केरल विधानसभा चुनाव एक बार फिर इस बात की परीक्षा होगा कि क्या पिनराई विजयन अपनी ऐतिहासिक जीत को दोहरा पाएंगे या फिर यूडीएफ जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर सत्ता में वापसी करेगा। यहाँ की हर सीट पर सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और परिणाम आखिरी समय तक रोमांचक बने रहने की पूरी संभावना है। अब आपको ले चलते हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की ओर। तमिलनाडु की राजनीति देश की सबसे मजबूत और विशिष्ट क्षेत्रीय राजनीति में गिनी जाती है। यहाँ चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि विचारधारा, पहचान और राजनीतिक विरासत की लड़ाई होती है। इस समय राज्य की कमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के हाथों में है, जो द्रविड़ मुनेर कझगम यानी डीएमके का नेतृत्व कर रहे हैं। तमिलनाडु में दशकों से राजनीतिक दो बड़े दलों में डीएमके, एआईएडीएमके के बीच घूमती रही है। यह एक ऐसा राज्य है जहाँ राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका सीमित रही है और क्षेत्रीय दलों का दबदबा हमेशा कायम रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने भी यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो
एमके स्टालिन की सरकार अपने कामकाज और योजनाओं को लेकर काफी सक्रिय नजर आती है। सरकार सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर देती रही है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके, जो कभी जयललिता के नेतृत्व में बेहद मजबूत पार्टी थी, अब नेतृत्व के संकट में जूझती नजर आ रही है। जयललिता के निधन के बाद पार्टी का प्रभाव कुछ हद तक कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी यह डीएमके के खिलाफ मुख्य विपक्षी ताकत बनी हुई है। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास और कल्याणकारी योजनाओं का है। डीएमके अपनी योजना और राज्य के विकास मॉडल को जनता के सामने रख रही है। वही विपक्षी सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादा खिलाफी के आरोप लगा रहा है। भाजपा इस राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आक्रामक राजनीति अपना रही है। वह राष्ट्रीय मुद्दों, हिंदुत्व और केंद्र सरकार की योजनाओं को सामने रखकर जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि तमिलनाडु में क्षेत्रीय पहचान और भाषा का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है, जो भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है। अगर वोट बैंक की बात करें तो यहाँ जातीय समीकरण और सामाजिक संतुलन चुनाव में बड़ी भूमिका निभाते हैं। डीएमके को पारंपरिक रूप से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का समर्थन मिलता रहा है, जबकि एआईएडीएमके का भी अपना एक मजबूत आधार है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार शहरी इलाकों में डीएमके के पकड़ मजबूत दिखती रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सरकार की योजनाओं का असर साफ नजर आता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मुकाबला थोड़ा कड़ा है, जहां स्थानीय मुद्दे और नेताओं की पकड़ ज्यादा मायने रखती है। तमिलनाडु का चुनाव हमेशा रणनीतिक होता है, जहां गठबंधन भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कौन किसके साथ जाता है, यह चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। अंत में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस बात का फैसला करेगा कि क्या एमके स्टालिन अपनी सरकार के काम के दम पर जनता का भरोसा बनाएंगे या फिर एआईएडीएमके वापसी कर राजनीतिक संतुलन बदल देगी। यह मुकाबला भले शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर यह बेहद कड़ा और निर्णायक होने वाला है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम, चारों राज्यों की यह पूरी तस्वीर साफ दिखती है कि इस बार चुनावी लड़ाई सिर्फ सत्ता हासिल करने की नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और जनता के भरोसे की असली परीक्षा है। कहीं विकास बनाम है, आरोप प्रत्यारोप की टक्कर देखने को मिल रही है, तो कहीं विचारधाराओं की सीधी भिड़ंत है। वही कुछ राज्यों में पहचान, सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दे की दिशा तय कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि जनता इस बार भले ही शांत नजर आ रही है, लेकिन वह पूरी तरह जागरूक है। हर वोट के पीछे एक सोच है, एक अनुभव है और एक मजबूती उम्मीद भी है। अब देखना यह होगा कि किसका दावा ज्यादा असरदार साबित होता है, कौन जनता का विश्वास जीत पाता है और कौन इस सबसे बड़ी राजनीतिक जंग में बाजी मारता है, क्योंकि अंत में फैसला जनता का ही होता है और वही तय करती है कि आने वाले समय में इन राज्यों की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। नमस्कार, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नए खबर, नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने सरकारी डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत। आप देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार।